हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कोड एक्सेल क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वरनाम। आज हम जानेंगे स्वरनाम किसे कहते हैं, स्वरनाम प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन से स्वरनाम होते हैं। तो ये सब अब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को अपडेट मिलते रहे। तो स्वरनाम से पहले हमने पढ़ा है पद किसे कहते हैं। पद के भेद जो है 5 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, ये सब जो होते हैं पद के भेद होते हैं। तो हमने संज्ञा क्या है ये पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ने वाले सर्वनाम क्या है। तो अगर जो भी बच्चे पढ़ना चाहे तो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए सर्वनाम की हम क्लास जो है शुरू करते हैं। तो सर्वनाम होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर्वनाम विशेषता क्या है। सर्वनाम जो है संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि राम स्कूल गया, वह पढ़ाई में अच्छा है, यहाँ पर वह जो है राम के स्थान पर उपयोग किया गया है। तो ये जो वह जो शब्द है ये सर्वनाम है। सर्वनाम जो है वो वचन और कारक के अनुसार जो है परिवर्तित होता है सर्वनाम का रूप। जैसे कि एक वचन जो है वह स्कूल गया, इसमें जो वह जो है यह सर्वनाम है। और बहुवचन अगर बात करें तो वे स्कूल गए, वे जो है ये से हम सर्वनाम कहेंगे। लिंग के अनुसार सर्वनाम का कोई परिवर्तन नहीं होता। लिंग चाहे कोई हो, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, दोनों में ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए हम मैं का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम अब जैसे बात करते हैं हम सर्वनाम का व्यापक प्रयोग, जैसे मैं हो गया, तू हो गया, वह हो गया। जैसे जो ये शब्द है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। मैं जो शब्द है वह हर व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा, चाहे वह पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो। तो अब हम बात करते हैं सर्वनाम शब्द की उत्पत्ति की। तो सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, जिसका अर्थ है सबका नाम। अर्थात अगर हम साधारण शब्दों में गए तो ये किसी एक व्यक्ति का नाम न होकर सभी के लिए समान रूप से प्रयुक्त होने वाले शब्द है। जैसे कि हम मैं जो शब्द है ये पुरुषों के लिए भी इस्तेमाल होगा, स्त्रियों के लिए मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अतः मैं जो है यह सबका नाम है। तो अब हम बात करते हैं सर्वनाम की परिभाषा की। तो सर्वनाम की जो परिभाषा हो जाएगी, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं हो गया, तू हो गया, तुम हो गया, हम हो गया, वह हो गया, आपका हो गया। तो मैं जो शब्द है वह के स्थान पर किसी के भी स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। या फिर हम कह देंगे कि संज्ञा के सर्वनाम की जो परिभाषा है उसमें कह देते हैं ऐसे शब्द जो नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम किया जाता है। जैसे कोई नाम है राम स्कूल गया, वह पढ़ाई में अच्छा है। तो राम जो है ये एक नाम है और वह पढ़ाई में अच्छा है, वह जो शब्द है वह राम के स्थान पर उपयोग किया गया है। तो वह जो शब्द है वह सर्वनाम है। तो हम बात करते हैं मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी में जो है मूल सर्वनाम होते हैं 11 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये जो 11 जो शब्द हमने अभी पढ़े हैं ये मूल सर्वनाम होते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद या फिर प्रकार कह सकते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा जो है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट जो है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो अब हम एक एक करके समझेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। परिभाषा उदाहरण के साथ हम समझते हैं। तो पहला जो है पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, नाम से ही हो रहा है पुरुष, यानी कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। पुरुषवाचक जो सर्वनाम है वो पुरुषों, स्त्री हो या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। पुरुषों में मतलब सभी आ गए, व्यक्ति में पुरुष भी आ गए, स्त्री भी आ गए, दोनों है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में बात की जाती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 लोग होते हैं, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला और तीसरा जो होता है जिसके विषय में बात की जाती है। जैसे कि मैं, हम, ये जो है वक्ता जो है बोलने वाला जो है खुद के लिए उपयोग करता है इन शब्दों का प्रयोग। तुम और आप जो है ये जो सुनने वाला जो होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है। यह, वह, ये, वे, ये जो है किसी अन्य तीसरे जो व्यक्ति होता है उसके विषय में बात करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब जो पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा जो है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं।
उत्तम पुरुषवाचक जिन सर्वनामों का उपयोग बोलने वाला अर्थात जिसे हम वक्ता भी कह सकते हैं अपने स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मेरा, मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको आदि। जैसे उदाहरण समझते हैं, मेरा नाम मनवित है। इसमें जो मेरा जो शब्द है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि इसका उपयोग वक्ता ने स्वयं के लिए अपना परिचय देने के लिए किया है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। इसमें मैं जो शब्द है ये उत्तम पुरुषवाचक है। हमारा जो अगला जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाला अर्थात श्रोता जिसे हम कहेंगे उसके लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। जैसे अब हम उदाहरण लेके समझते हैं, तू इतनी देर तक कहाँ था। इसमें जो वक्ता जो है वो श्रोता से पूछे है कि तुम इतनी देर कहाँ थे। इसमें जो तू जो शब्द है ये जो है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे एक और उदाहरण समझते हैं, तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। इसमें वक्ता श्रोता से बोल रहा है कि तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। तुम्हें जो शब्द है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, तुम्हारे घर में कितने पालतू जानवर हैं। तुम्हारे जो है ये जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्योंकि तुम्हारे शब्द का उपयोग वक्ता जो है श्रोता के लिए कर रहा है। तो अब हम अगला समझते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आइए जानते क्या होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, नाम से स्पष्ट है अन्य पुरुषवाचक है, तो अन्य व्यक्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों का हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि जो शब्द है इनका उपयोग हम तीसरे व्यक्ति के विषय में बात करने के लिए करते हैं। जैसे हम उदाहरण लेके देखते उदाहरण से समझते हैं, वे मैच नहीं खेलेंगे। वे जो है ये हम थर्ड पार्टी के बारे में वक्ता जो श्रोता से कह रहा है तीसरे व्यक्ति के विषय में कि वे लोग मैच नहीं खेलेंगे। जैसे एक और उदाहरण लेके समझते हैं, वह कल विद्यालय नहीं आया था। इसमें वक्ता और श्रोता जो है वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर वक्ता श्रोता को बता रहा है कि वह जो बच्चा है या जो अध्यापक है वह कल विद्यालय नहीं आया था। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, उन्हें रोको मत, जाने दो। इसमें भी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाए। उन्हें जो शब्द है, उन्हें रोको मत, जाने दो, उन्हें जो शब्द है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? निश्चय जैसे कि नाम से स्पष्ट हो है, निश्चित रूप से। तो सर्वनाम के जिस शब्दों से जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चय रूप से ज्ञान होता है, निश्चित रूप से जब किसी बात या किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो हम उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कह देते हैं। जैसे कि अगर हम सरल शब्दों में कहें सरल शब्दों में कहेंगे तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चित रूप से संकेत किया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चयवाचक जो सर्वनाम है इसका एक और नाम होता है, इसे हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो इसमें हम किस शब्द का उपयोग करेंगे? यह, वह, वे, ये आदि जो शब्द है निश्चित रूप से बोध कराने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे हम उदाहरण समझते हैं, वह मेरा गांव है। तो इसमें वो संकेत कर रहा है गांव की तरफ, वो बता रहा है श्रोता को कि वह मेरा गांव है। तो निश्चित रूप से बता रहा है कि वह मेरा गांव है। अगला जो शब्द है ये पुस्तक राधा की है। तो इसमें जो ये जो शब्द है ये संकेत कर रहा है पुस्तक की ओर कि वो जो पुस्तक है वो राधा की है। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब निश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं इसके दो प्रकार होते हैं। एक जो होता है निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, एक होता है दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम समझते हैं कि निकटवर्ती निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसे क्या होता है वो। तो नाम से स्पष्ट हो है निकटवर्ती मतलब कि पास, निकट वाली वस्तुओं के बारे में बात करेंगे। तो इसकी जो परिभाषा हो जाएगी, जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराए उसे निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है। अब यहाँ पे जो यह जो शब्द है और जो पुस्तक जो शब्द है ये पास वाले शब्दों का उपयोग करें। यह मेरी पुस्तक है, पुस्तक के विषय में बात की जा रही है और यह जो शब्द है यह निकटता प्रकट कर रहा है। तो यह निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये पशु हमारे पड़ोसी के हैं। ये जो शब्द है ये निकट वाली वस्तुओं का बोध कर रहा है, एक निश्चित वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं कि इसमें जो पशु जो है हमारे पड़ोसी के हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम है।
ये जो हो गया ये निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो है, दूरवर्ती मतलब कि दूर वाली वस्तुओं के लिए। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं उन्हें दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वे लड़के बहुत परिश्रमी हैं, इसमें जो वे जो है, वे जो सर्वनाम है उसका उपयोग दूर की वस्तुओं को निश्चित रूप से संकेत करने के लिए किया गया है। वे लड़के बहुत परिश्रमी है। तो हम तीसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं यहाँ पे, वे लड़के बहुत परिश्रमी है। तो इसमें जो वे जो शब्द है ये दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब हम अगले सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब हम समझते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है। तो कि जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु आदि का निश्चित रूप से बोध ना हो। अनिश्चयवाचक जैसा कि नाम से क्लियर हुआ है, अगर हम किसी व्यक्ति वस्तु का निश्चित रूप से बोध ना हो तो हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। या फिर हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करे कि उनकी स्थिति अस्पष्ट रहे, कि हमें पता ही नहीं चला उनकी स्थिति के बारे में, स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हम उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि को, कुछ, किसी, कौन, किसने, जहां, वहां आदि। तो हम उदाहरण से समझते हैं। मोहन, आज कोई तुमसे मिलने आया था। तो यहाँ पे जो कोई जो शब्द है इसमें किसी निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होगा, अलग अलग व्यक्ति को किसी पता नहीं चला कि कौन आया था। अगर नाम होता है यहाँ पे, जैसे कि हम कहते हैं मोहन आज राम तुमसे मिलने आया था, तो राम जो है वो एक निश्चित व्यक्ति की ओर संकेत करता। लेकिन अब यहाँ पे लिखा है मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था, तो यहाँ पे कोई जो शब्द है ये अनिश्चित है, अस्पष्ट का है कि कौन आया था, किसी को नहीं पता। तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक और उदाहरण से हम समझते हैं। भोजन में कुछ गिर गया। कुछ जो है, अब कुछ तो कुछ भी हो सकता है, तो ये जो है अनिश्चित अनिश्चित स्थिति को बोध कर रहा है, तो हम इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। अगला जो है चौथा जो है संबंधवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है संबंधवाचक, जो परस्पर संबंध के बारे में पता बताए। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिन शब्दों से परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहें। या फिर हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ अपने संबंध का बोध कराए, या जब दो शब्द एक वाक्य को जोड़ते हैं तो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ जो शब्द है, जैसे कि जैसा हो गया, तैसा हो गया, वैसा हो गया, जो हो गया, सो हो गया, जहां हो गया, वहां हो गया, इन शब्दों का उपयोग करके अगर दो शब्दों को जोड़ा जा रहा है तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे उदाहरण से समझते, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जो वैसा जो शब्द है इसका संबंध जैसा के साथ है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। या फिर हम कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर ये, तो इसमें उसकी जो शब्द है इसका संबंध जिसकी के साथ होता है, तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो नाम से स्पष्ट हो है प्रश्नवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों में प्रश्न हो। इसलिए इसकी परिभाषा हो जाएगी, जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम प्रश्न करने के लिए किन शब्दों का उपयोग करते हैं? क्या हो गया, कौन हो गया, किसने हो गया, कैसे हो गया, किसको हो गया, किस लिए हो गया, कहाँ हो गया आदि। जो ये शब्द जो है इनका उपयोग हम प्रश्न करने के लिए करते हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, टोकरी में क्या रखा है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है किसी दूसरे व्यक्ति से कि टोकरी में क्या रखा है, क्या जो शब्द है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। या फिर दूसरे उदाहरण समझते हैं कि तुम क्या खा रहे हो। यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है खाने के विषय में कि तुम क्या खा रहे हो, जो क्या जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो हम बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो है निज यानी कि अपना। तो निजवाचक सर्वनाम का अर्थ क्या हो जाएगा? निज। निज का अर्थ हो जाएगा अपना, और वाचक का है बोध या ज्ञान कराने वाला। अपनेपन का बोध कराने वाले शब्दों को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर दूसरे अर्थों में अगर हम कहें तो जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पर वक्ता अपने या अपने आप शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे कि हम किस शब्द का उपयोग करेंगे निजवाचक सर्वनाम के लिए? हमें, तुम,
अपने, आप, या फिर अपने आप, निजी, खुद, स्वयं, ये जो शब्द है ये संबंध का बोध कराते हैं कर्ता के साथ, तो इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। आप जो है, आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम दोनों में होता है। तो निजवाचक सर्वनाम में आप का उपयोग हम स्वयं के लिए करते हैं, ना कि आदर सूचक के लिए, जबकि पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका उपयोग आदर सूचक के लिए किया जाता है। जैसे हम उदाहरण समझते हैं, आप कल दफ्तर नहीं गए थे, तो ये जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी अब जो अगला एग्जांपल लेते हैं, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो ये जो है निजवाचक सर्वनाम है, अपने लिए, स्वयं के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं निजवाचक जो सर्वनाम है उसका रूप आप है, लेकिन पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से इसका उपयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है पर स्वयं कर्ता का कार्य नहीं करता है। पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे आप मेरे सिर आंखों पर, या फिर हम कहेंगे आप क्या राय देते हैं। किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में इसका उपयोग किया जाता है। तो निजवाचक में जो आप शब्द है इसका उपयोग तीनों पुरुषों में किया जाता है, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में और अपने लिए, स्वयं के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है सर्वनाम के टॉपिक में से। तो पहला जो क्वेश्चन वो पूछ सकता है वो यह है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, जो संज्ञा, जो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, हम हो गया, तो ये जो शब्द है इनका उपयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो सर्वनाम बन जाते हैं। अब वो पूछ सकता है आपसे, अगला जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है, सर्वनाम के कौन कौन से भेद है। तो हम कहेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा जो है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा जो है निजवाचक सर्वनाम। तो एग्जामिनर आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम उसके हमने पढ़े हैं 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। उदाहरण के लिए हो गया मैं, मेरा हो गया, हम हो गया, हमारा हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे कि जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला सुनने के लिए वालों के लिए करता है, जो वक्ता जो है श्रोता के लिए करता है, तो उसे हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, ये जो शब्द है ये वक्ता जो है श्रोता के लिए उपयोग करता है। तो अब हम बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अन्य व्यक्तियों के लिए करता है उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह हो गया, वे हो गया, यह हो गया, ये हो गया, ये सब जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अब जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि संबंधवाचक सर्वनाम को परिभाषित कीजिए। तो आप कहेंगे कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताता है उसे हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। अगर वो आपसे उदाहरण के लिए पूछे तो आप कहेंगे कि जो कहेगा सो बहेगा। इसमें जो है और जो सो है इनका संबंध एक दूसरे से है। या फिर आप दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, जिसे चाहो उसे बुला लो। इसमें जो उसे जो है इसका संबंध जिसे के साथ है। इन दोनों शब्दों का उपयोग एक साथ किया जाएगा। अब जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, अगला जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो हो सकता है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो हम कहेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न के करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण पूछे तो आप कह देंगे यहाँ कौन आया था। यहाँ पे कौन जो है इस सर्वनाम शब्द का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है। या फिर आप दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, वह क्या ले आया था। यहाँ पे जो क्या जो शब्द है वाक्य में इसका उपयोग भी क्वेश्चन पूछने के लिए किया गया है। अब वो आपसे अब हम बात करते हैं बहुविकलात्मक यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो कुछ क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं मल्टीपल चॉइस, अब हम उनकी बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन कुछ जो है, कुछ और कोई जो शब्द है ये किस सर्वनाम के उदाहरण है। द एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन दे देगा। पहला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के, दूसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के, तीसरा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के और चौथा जो है संबंधवाचक सर्वनाम के। तो यहाँ पे जो पूछा गया कुछ और कोई जो है ये जो है अनिश्चितता का बोध कराते हैं। किसी निश्चित
निश्चित रूप से बात स्पष्ट नहीं करते हैं, तो ये हो जाएंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आंसर नंबर ख। ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, सर्वनाम में सर्व शब्द का क्या अर्थ है? जैसे कि हमने पढ़ा था, सर्वनाम दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। तो सर्व जो है इसका अर्थ हमें बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर क जो है सर्वेश्वर है, ऑप्शन नंबर ख जो है सबका है, ऑप्शन नंबर ग जो है सर्वत्र है, ऑप्शन नंबर घ जो है सबो है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर्व, यानी कि नाम से स्पष्ट हो है सबका। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सबका। तो सर्वनाम में सर्व शब्द का क्या अर्थ है? सबका। अब जो है तीसरा क्वेश्चन है, वो हो सकता है सर्वनाम के कितने भेद है, पूछ सकता है आपसे। तो जैसा कि हमने पढ़ा है, सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क जो है 2, ख जो है 4, ग जो है 6, घ जो है 8। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ग, यानी कि सर्वनाम के कितने भेद है? 6। अगला जो क्वेश्चन है, क्या तुमने खाना खा लिया? ये जो इसमें क्या जो शब्द है ये बताना है आपको, किस सर्वनाम की ओर संकेत कर रहा है। ऑप्शन नंबर क जो है प्रश्नवाचक है, ऑप्शन नंबर ख जो है अनिश्चयवाचक है, ऑप्शन नंबर ग जो है निश्चयवाचक है, ऑप्शन नंबर घ जो है संबंधवाचक है। तो ये जो शब्द दिया गया है, क्या जो है, हमें वाक्य में क्या जो शब्द दिया गया है, ये किस ओर संकेत कर रहा है? प्रश्न पूछने की ओर, अनिश्चितता दर्शाने की ओर, या संबंध बताने के लिए? तो क्या जो शब्द है इसका उपयोग किया गया है? प्रश्न पूछने के लिए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला जो क्वेश्चन है, सीता कुछ पढ़ लो, वाक्य में कुछ जो शब्द है इसका उपयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन नंबर क जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी कि निश्चितता दर्शाने के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ख जो है अनिश्चयवाचक, यानी कि कुछ भी स्पष्ट नहीं करेगा, अनिश्चितता दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर घ जो है संबंधवाचक, यानी कि संबंध बताने के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर घ जो है पुरुषवाचक। तो कुछ जो शब्द है इसका उपयोग किस लिए करते हैं हम? तो कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चितता का बोध कराता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इनमें प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर क जो है उसका, ऑप्शन नंबर ख जो है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर ग जो है उनका, ऑप्शन नंबर घ जो है मैं। तुम जैसे कि हमने पढ़ा है, उत्तम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम का उपयोग हम करते हैं स्वयं, वक्ता जो है अपने लिए करता है। तो हम बता रहे हैं कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, उसका है, तुम्हारा, उनका, मैं। ये जो 4 ऑप्शन इनमें से बताने। तो इसमें मैं जो है ये हमें अपने विषय में बात करने के लिए बताता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में घ, मैं जो है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेम उत्तम पुरुषवाचक पे ही है। तो हम इसमें ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें बताना है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन में क जो है आप, ऑप्शन में ख जो है वह, ऑप्शन में ग जो है हम, ऑप्शन में घ जो है तुम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में ग, हम जो शब्द है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नेहा अपना काम स्वयं करती है, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद चुनिए। ये जो हमें दिया गया है इसमें हमें बताना है अपना जो शब्द है ये किस विषय में बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर क जो है पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर ख जो है संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर ग जो है निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर घ जो है निजवाचक सर्वनाम। किस विषय में बात की जा रही है? तो नेहा अपना काम स्वयं करती है। हमें वाक्य से स्पष्ट हो है अपना, अपने विषय में बात की जा रही है। तो अपना जो है अपने विषय में बात किस सर्वनाम में की जाती है? निजवाचक सर्वनाम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर घ, निजवाचक सर्वनाम। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसमें तू जो शब्द है वो कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष का उपयोग जो है वक्ता अपने लिए करता है, मध्यम पुरुष जो है वक्ता श्रोता के लिए करता है, और अन्य पुरुष जो है वक्ता और श्रोता तीसरे व्यक्ति के लिए करते हैं। तो हम बताने कि इसमें तू जो शब्द होता है इसका उपयोग किस पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क जो है अन्य पुरुष के लिए,
ऑप्शन नंबर ख जो है उत्तम पुरुष के लिए, ऑप्शन नंबर ग जो है मध्यम पुरुष के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर ग जो है इनमें से कोई नहीं। तो तू जो शब्द है इसका उपयोग हम दूसरे के व्यक्ति के लिए करते हैं, श्रोता के लिए करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा मध्यम पुरुष, जिसमें तू शब्द का उपयोग किया जाता है श्रोता के लिए। तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ग जो है वो हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है। इसमें जो जिसने उसने शब्द किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है? तो जिसने उसने ये हमें क्या बताते हैं? एक दूसरे के साथ उपयोग होते हैं, संबंध बताते हैं। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर क जो है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ख जो है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ग जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर घ जो है निजवाचक सर्वनाम। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये जिसने उसने जो है संबंध के विषय में बात करें। तो आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने